देख रहे हैं आप, वराह मिहिर, ठीक है, फोटो देख लिए, ठीक। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक। तो जो वराह मिहिर थे ये कब कब पैदा हुए थे? 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईस्वी में। ये क्या थे? एक बहुत ही महान भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और ज्योतिषी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था उज्जैनी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अवंती उस समय वो था, कहना चाहिए एक महाजनपद था, अवंती महाजनपद था, जो अभी वर्तमान का मतलब अवंती नहीं बोलना चाहिए, मालवा जो साइड का था, वहां पे उज्जैनी एक जगह है, वहां पे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये राजा विक्रमादित्य में क्या थे? 9 रत्नों में से एक थे। फिर इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनकी जो रचनाएं हैं वो भूगोल के बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं, भूगोल के बहुत सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड है। क्या क्या है इनकी रचनाओं में? खगोल की जानकारी मिलती है, भूगोल की जानकारी मिलती है, मौसम विज्ञान की जानकारी मिलती है, भू विज्ञान की जानकारी मिलती है, जल विज्ञान की जानकारी मिलती है और प्राकृतिक विज्ञान एक अमूल धरोहर है। ये सभी चीजों की जानकारी हमको किससे मिलती है? वराह मिहिर की रचनाओं से। इनकी कुछ दो प्रमुख जो विशेष, दो कहने चाहिए दो प्रमुख जो है वो कौन कौन सी? पहली है बृहद संहिता, पहली है बृहद संहिता और दूसरी है पंच सिद्धांतिका, ठीक। ये दो प्रमुख रचनाएं, जैसे बहुत सारे राइटर लोग बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, इन्होंने भी 5-7 बहुत बड़े बड़े बुक्स लिखे हैं, लेकिन जो दो बहुत कहना चाहिए फेमस, प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा लोगों में उसका जानकारी है, वो दो बुक कौन कौन सी है? बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। तो ये जो बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका है, ठीक है, तो आप लोगों में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना है? उसमें से किसी में बृहद संहिता देखने मिल सकता है, किसी में पंच सिद्धांतिका। तो आपको जो भी मतलब मतलब कहना चाहिए भूगोलवेत्ता है, ठीक है, जो भी प्राचीन काल के जो कहना चाहिए विद्वान हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं जो भूगोल से संबंधित, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। फिर हम आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में। तो बृहद संहिता में इन्होंने क्या क्या चीज के बारे में बताया है? ज्योतिष, भूगोल, भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक संकेत के बारे में बताया। ज्योतिष भूगोल जानते हो, जो उसमें ज्योतिष शास्त्र, ग्रह, नक्षत्र, ठीक है, जो आकाशीय पिंड है उनकी स्थिति और उनके जो 12 राशि है ना, मेष, मीन, सुने होंगे, धनु, वृश्चिक, मेरी राशि धनु है, ठीक है, ऐसे 12 राशियों में, और उनके जो व्यक्ति उन पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे रिलेटेड है। फिर भूगोल से संबंधित है, भूविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है, कैसे स्थलखंड बना, पृथ्वी कैसे बनी, इससे संबंधित होगा, है ना। मौसम विज्ञान और प्राकृतिक संकेतों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। फिर पंच सिद्धांतिका में उन्होंने 5 खगोलीय सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बृहद जातक इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने ग्रह, नक्षत्र और मानव जीवन के संबंध में, वही कि जो भी खगोलीय स्थिति है, मतलब बोलते हैं ना आपको शनि भारी चल रहा है, ये सब यही आता है ज्योतिष में, ग्रह नक्षत्र में, तो वो सब चीजों के बारे में बताया है। 5वां है लघु जातक या लघुपात, इसमें भी उन्होंने खगोल और ज्योतिष की विभिन्न गणनाएं की। किसने? वराह मिहिर ने। कहाँ जन्म हुआ था? उज्जैनी, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब बृहद संहिता के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो बृहद संहिता में भूगोल और भू विज्ञान संबंधी ज्ञान बताया है। उन्होंने पृथ्वी की अवधारणा बताई। उन्होंने वराह मिहिर ने अपने पूर्ववर्ती आर्यभट्ट के समान क्या बताया था कि पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। जैसे देखो ये बना भी है छोटा सा डायग्राम, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। पता है आप लोगों को यूरोप के बहुत सारे जो मतलब इलियाड और ओडिसी से शुरुआत होता है पृथ्वी के शेप के बारे में, जिन्होंने लिटरेचर का स्टार्टिंग किया था, वो बताते थे उनके हिसाब से जो पृथ्वी थी वो एक प्लेट की तरह थी, पानी में तैरती प्लेट की तरह थी। लेकिन सोचो 6वीं शताब्दी में, बहुत ही पहले, उनके कई मतलब सालों मतलब कई सौ वर्षों पहले इन्होंने क्या बता दिया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए फैक्ट था, उन्होंने अपनी गणनाओं के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से ये बताया कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। इसके लिए उन्होंने क्या एक मतलब देखिए संस्कृत में फ्रेज भी है, क्या है? भूगोल कारिणी। क्या है? भूगोल कारिणी दिया हुआ है, ठीक। फिर जिसका अर्थात, जिसका मतलब क्या है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है। फिर उन्होंने पृथ्वी के जो घूर्णन और ग्रहों की गति के दिन रात में परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। उस समय में प्राप्त ज्ञान के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है,
वो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही। घूर्णन और परिक्रमा समझते हो ना, घूर्णन मतलब कि अपने ही अक्ष पर वो जो गोल गोल घूम रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। और वो गोल गोल घूमते हुए किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की। तो घूर्णन क्या है, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है। फिर यह सिद्धांत उस समय के लिए क्या था, उन्नत खगोलीय ज्ञान था। सही बात है, 6वीं शताब्दी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा ज्ञान था। क्या क्या था, पहला क्या था कि पृथ्वी गोलाकार है, और दूसरा वो अपने क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक विचार भी बताया। ठीक, गुरुत्वाकर्षण जानते हैं, पृथ्वी में एक बल होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जो क्या करते हैं, आसपास के जो पृथ्वी के समान वो है चीजें हैं या खगोलीय पिंड है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण हमको मिलता है ना, उसके कारण क्या है, उसका मेन जो वजह है पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण का, उसका गुरुत्वाकर्षण बल। तो बराहमीर विज्ञान के इतिहास में उन प्रथम विचारकों में थे जिन्होंने यह संकेत दिया था कि कोई अदृश्य बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचते रखता है। ठीक है, एग्जैक्ट गुरुत्वाकर्षण तो उन्होंने नहीं बताया है ना, वो तो एक न्यूटन का एक बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि कोई ऐसा पृथ्वी में बल है जो क्या कर रहा है, आकाशीय पिंडों को पृथ्वी की ओर खींच रहा है। आकाशीय पिंडों को पृथ्वी की ओर खींच रहा है। यह अवधारणा आगे चल करके क्या कहलाया, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो 6वीं शताब्दी में जब कोई भी इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना, आज की डेट में, उन्होंने अपनी गणनाओं के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से, अपने गणित ज्योतिष शास्त्र की विद्या के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि कोई ऐसा बल है जो पृथ्वी मतलब पृथ्वी के पास ऐसा जो बल है कि उसके आसपास के खगोलीय आकाशीय पिंडों को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। आप लोग सुने हो उल्का पिंड, देखे हो उल्का पिंड, टूटता तारा देखे हो, मूवीज में दिखाता है। तो वो जो टूटता तारा है ना, वो एक्चुअली में तारा नहीं टूटता, ठीक है, वो उल्काएं होती हैं। उल्काएं क्या होता है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आती हैं, और चूंकि उल्का जो रहता है एक कहना चाहिए पत्थरनुमा रहता है, वो वायुमंडल के कणों से, उसके मतलब जैसे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, है ना, तो उनके कहना चाहिए मॉलिक्यूल से वो टकराते हुए आता है, जिसके कारण चिंगारी जैसा दिखता है और हमको ऐसा लग रहा है कि तारा टूट रहा है। तो जो उल्कापात हो रहा है पृथ्वी में, वो कौन से बल के कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, फिर तीसरा है जल विज्ञान। उन्होंने जल विज्ञान और भूविज्ञान के बारे में भी काफी कुछ बताया। वराहमिहिर ने भूमिगत जल की खोज के लिए प्राकृतिक संकेतों का उल्लेख किया कि आज भी हम देखते हैं ना, आज भी हम देखते हैं कि जब भी हम कहना चाहिए बोरिंग कराते हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर का खोज करते हैं, तो हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने बताया कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष जैसे कि नीम, पीपल और बबूल और दीमक के ढेर जल के नीचे क्या चीज को दर्शाते हैं, उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनके अनुसार ये था कि बहुत सारे क्या है, बहुत सारे पेड़ है, जैसे कि प्राकृतिक संकेतों में नीम, पीपल, बबूल, दीमक का ढेर जानते हो, दीमक का ढेर, वो ये बताता है कि उसके नीचे हमको क्या दिखता है, उसके नीचे जल की उपस्थिति होने को दर्शाता है। संदर्भ है बृहद संहिता में, उन्होंने क्या बताया, भूमि जल लक्षणाध्याय, मतलब कि भूमि में कहाँ पर जल है, उसके क्या लक्षण है, उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर अध्याय बनाया, एक चैप्टर बनाया, किसमें, बृहद संहिता में। उन्होंने मिट्टी के रंग, गंध और भूमि की सतह पर वनस्पति की वृद्धि के आधार पर जल स्रोत की गहराई का अनुमान लगाने की विधि बताई। आज ये हाइड्रोलॉजी के सिद्धांत से अत्यंत क्या होती है, मेल खाती। चौथा आते हैं, उन्होंने भूकंप विज्ञान के बारे में बताया कि किस तरह बृहद संहिता में उन्होंने बताया कि वराहमिहिर ने भूकंप के कारण, लक्षण और उसकी भविष्यवाणी का संकेत का उल्लेख किया। जैसे पहला क्या है, पहला है ग्रहों और नक्षत्रों की असामान्य स्थिति, दूसरा समुद्र की गतिविधियां, तीसरा भूमिगत जल में उतार चढ़ाव, और चौथा बादलों का असामान्य निर्माण। इन्होंने ये कुछ कुछ कारण बताए जिससे हमको ये अनुमान लगाया जा सकता है था कि भूकंप आ सकता है। ठीक, उन्होंने भूकंप लक्षण अध्याय लिखा, उसमें बताया है कि भूकंप के पूर्व पशु पक्षी का व्यवहार बदल जाता है, आकाश का थोड़ा रंग, गंध अलग हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों की चाल पे आधार पर भी उन्होंने भविष्यवाणी बताई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रत्न और भौगोलिक वितरण, जियोलॉजी और
रीजनल, ठीक है, सॉरी, जेमोलॉजी और रीजनल ज्योग्राफी। इन्होंने बताया कि भारत में विभिन्न प्रकार के पाए जाने रत्न जैसे कि हीरा, पन्ना, मूंगा, मणि, ठीक है, ये बताया कि रत्नों की गुणवत्ता और प्रकार भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आपको जनरली ऐसा बोलते हैं कि बहुत गुस्सा आता है तो मोती पहनना चाहिए, गुस्सा कम आता है, तो उन्होंने रत्न और भौगोलिक संबंधों के बारे में जानकारी दी। फिर आते हैं मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी। तो उन्होंने मौसम विज्ञान के बारे में क्या बताया, वो भारत के क्या कहा जाता है उनको, प्रथम मौसमी विज्ञानी, इंडियन फर्स्ट मेट्रोलॉजिस्ट। उन्होंने मौसम में वायु की दिशा, कहाँ से किस मतलब किस ओर से किस ओर पवन चल रही है, वायु चल रही है, बादल के प्रकार, बादल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्तरीय बादल होता है, पक्षाभ बादल होता है, पक्षाभ स्तरीय बादल होता है, मतलब इंग्लिश टर्म्स मुझे याद है कि कहना चाहिए स्ट्रेटस, कुमुलस, है ना, निम्बस, ये क्लाउड्स के नाम हैं। जैसे हर समय में अलग अलग प्रकार के दिखते हैं ना, जनरली आप लोगों को समझने के लिए एक तो काला भद्दा कलर का बादल रहता है जिससे बारिश होती है, कुछ एकदम सफेद रुई जैसे बादल होते हैं उससे ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो उन्होंने बादलों के प्रकार बताए, वर्षा के बारे में बताया, ऋतुओं के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि बादलों की आकृति, रंग, ऊंचाई और वायु को दिशा देख करके वर्षा की मात्रा का क्या लगाया जा सकता है, अनुमान। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बादलों की आकृति, कैसी आकृति है वो, मतलब सपाट बादल है कि जैसे बहुत अच्छे शब्दों में बोलो कि गोभी के फूल वाला बादल है ना, ऐसा रहता है ना, रुई जैसा बादल है, किस प्रकार का आकृति है उसका, ठीक, वो ऐसा लंबा है, काफी दूर तक है कि नहीं है, रंग एकदम सफेद है कि काला कलर का बादल है, कितनी ऊंचाई में, पास में है कि अधिक ऊंचाई में है, ठीक है, और वायु की दिशा, वायु किस ओर से किस ओर परिवहन करे, मतलब कहना चाहिए बह रही है, इसकी मात्रा के अनुसार पे हम क्या लगा सकते हैं, वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी गिर सकता है। तो उन्होंने बृहद संहिता में 21 से लेकर 24 अध्याय में क्या बताया, मेघ लक्षणाध्याय और वर्षा लक्षणा अध्याय में उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने वर्षा मापने के लिए एक मानक पैमाने की परिकल्पना भी की है। इस ग्रंथ में वर्षा ऋतु, ऋतु परिवर्तन और खगोलीय प्रभाव का उन्होंने क्या किया है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अगला आते हैं सागर और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जानते हो, ज्वार खाने वाला अनाज और भाटा सब्जी, ऐसा ही है क्या, नहीं है ना। ज्वार और भाटा समुद्र के किससे, जल से संबंधित है, किससे, समुद्र के जल से संबंधित है। अब ज्वार भाटा मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि ये नया टर्म है तो आप लोगों को थोड़ा जानना चाहिए मेरे हिसाब से। Animals and humans living near the ocean rely on this predictable. Ever spent a day at the beach, you've probably noticed that the ocean water is constantly moving. Waves cause the ocean to move all day long, and tides cause the ocean. ये देखो, ये ज्वार भाटा के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, देख रहे हो, पहले पानी यहाँ तक था, इधर तक था, है ना, फिर पानी स्थल खंड में आ गया। तो जब पानी क्या होता है, समुद्र का जब पानी जब स्थल खंड की ओर बहुत अधिक आ जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, क्या बोलते हैं, ज्वार, ठीक। अब ये वापस जा रहा है, इसको बोलते हैं भाटा, समझ में आया, ज्वार और भाटा। जब समुद्र जल क्या हो जाए, कहना चाहिए सूर्य के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल क्या होगा, स्थल खंड की ओर चढ़ जाए, स्थल खंड की ओर बढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे, ज्वार। और जो जल वापस जाता है तो उसको बोलते हैं भाटा। अब ये जो ज्वार आता है, ठीक है, कई बार बहुत अधिक पानी भरता है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, अधिक ज्वार, ठीक है, कई बार थोड़ा कम पानी भरता है उसको बोलते हैं लो टाइड, लघु ज्वार, समझ गए। तो इस तरह से ज्वार और भाटा आता है। ये देख रहे हो, स्टार फिश बनी है, चट्टान बना, यहाँ तक आ रहा है, फिर उतार चढ़ाव पर निर्भर रहता है। देखो, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार, उच्च ज्वार या निम्न ज्वार, टाइड एंड एब। देखो, चंद्रमा है, पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा पानी सूर्य का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण कारण कहाँ चले जाता है, स्थल खंड की ओर चले जाता है। देखो, ग्रेविटी होता है, ठीक है, इसका भी ग्रेविटी है, पृथ्वी का भी और चंद्रमा का भी। तो अब
क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, ये दिख रहा है, परिक्रमा हो रहा है। और अपने ध्रुव पे देखो, जहां जहां चंद्रमा जाएगा वहां जो समुद्र का जल है, चंद्रमा अपनी ओर क्या करेगा, उसको गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से आकर्षित करेगा। ठीक, अब चूंकि चंद्रमा मतलब पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, ऐसे चंद्रमा तो छोटा पिंड है पृथ्वी से, परंतु फिर भी उस पर्टिकुलर स्थान में जिसके ऊपर चंद्रमा चमक रहा है, समझ रहे, वहां से देखो ये दिख रहा है बल्ज, ये हाई टाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र का जो जल है वो ज्वार का बल लग रहा है और इसके कारण यहाँ पे हाई टाइड आ रहा है, मतलब ज्वार बल लग रहा है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो उस तरह से ज्वार बल उसमें लगते जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हाई टाइड, उच्चतम ज्वार। क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार। अब प्रतिदिन उच्च ज्वार निम्न ज्वार दोनों आता है। एक साइड जैसा अब यहाँ पे हाई टाइड है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, निम्न ज्वार होगा, है ना। एक साइड ये देखो, इधर हो गया उच्च ज्वार और इधर क्या हो गया, निम्न ज्वार। समझ में आया, ये जो पृथ्वी घूम रही तो इधर तो उच्च ज्वार हो गया, ये देखो यहाँ पे सूर्य जो हमारा समुद्र का जल है ये आकर्षित हो रहा है चंद्रमा के कारण, और लेकिन इसके अपोजिट साइड क्या होगा, निम्न ज्वार होगा। समझ में आ रहा है, जो ये देखो इधर उच्च ज्वार और इधर निम्न ज्वार। ठीक, तो ये हो गया हमारा ज्वार भाटा। क्या हो गया, ज्वार भाटा। तो ये जो ज्वार भाटा है इसके बारे में किसने बताया हमको, वराह मिहिर ने इसके बारे में हमको जानकारी दी। अब उन्होंने क्या बताया कि समुद्र की तरंग चंद्रमा के प्रभाव से उठती और शांत होती है। समझ में आया, मैंने दिखा दिया तुम लोगों को एनिमेशन के माध्यम से। उन्होंने ये बताया कि समुद्र की तरंग चंद्रमा के प्रभाव से उठती और शांत होती है। फिर उन्होंने इसके अलावा बताया हमको सागर के बारे में। सागर में क्या बताया, देश, जनपद और दिशाओं के बारे में। उन्होंने बताया कि विभिन्न जो जनपद है उनको देशों में बांटा गया है। उन्होंने 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में बताया। उन्होंने जलवायु, फसल, वनस्पति और जनजीवन कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है इसके बारे में भी जानकारी दी। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ की जलवायु, फसल, वनस्पति, जनजीवन अलग है, परंतु हम कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक क्या है, समुद्र से लगा हुआ राज्य है भारत देश का, वहाँ का जलवायु अलग होगा, फसल अलग होगा, वनस्पति अलग होगा, जनजीवन अलग होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक क्षेत्र है, कोई भी जो जगह है वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की क्या क्या रहती है, जलवायु, फसल, वनस्पति और जनजीवन। फिर उन्होंने पंच सिद्धांतिका में मैंने बताया था ना, कितने सिद्धांत बताए थे, 5। पंच सिद्धांतिका में उन्होंने 5 सिद्धांतों का अध्ययन किया था। पहला क्या है, पैतामह सिद्धांत, दूसरा वाशिष्ठ सिद्धांत, तीसरा पॉलिश सिद्धांत, चौथा रोमक और फिर सूर्य सिद्धांत, ये दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, उसके अलावा उन्होंने बताया अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब ये जो देखो, जो खगोलीय जो भूगोल है, इन सिद्धांतों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति मतलब जैसे पृथ्वी बीच में है, उसके चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। The solar system is the gravitationally bound system of the Sun and the objects that orbit it, either directly or indirectly. Of the objects that orbit the Sun directly, the largest are the 8 planets, with the remainder being smaller objects. The system is the gravitational. देखिए, ये जो दिख रहा है ये सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, ये देखो ये शनि है, अरुण और वरुण। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की लगातार क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर सरल भाषा में बोला जाता है परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इसके बारे में और इन ग्रहों की गति के बारे में बताया। देखो सबसे पास में कौन सा है, मरकुरी, जिसको बोलते हैं बुध ग्रह। क्या बोलते हैं, 7 Earth days, the shortest of all the sun's planets. Venus is the second planet from the sun day. Venus spins slowly backwards as it orbits the sun, causing its rotational period to be the longest in the solar system at about। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जो ग्रह हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं,
सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के गति का समय का गणना किया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो गति है किसकी किसकी विभिन्न प्रकार के ग्रहों की वो बदलती है, सबकी कम किसी की ज्यादा होती है। समय की गणना के बारे में बताया, दिन रात के बारे में बताया, और दिन की और रात की लंबाई के बारे में बताया, और पृथ्वी की किसके बारे में बताया, पृथ्वी की परिधि का विवरण किया। सबसे लास्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो उन्होंने वराहमिहिर ने खगोल गणनाओं में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवधारणा का प्रयोग किया। इस अवधारणा के आधार पर पृथ्वी पर किसी स्थान पर स्थित स्थिति निर्धारण की जाती है। भौगोलिक मापन के बारे में मतलब जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक प्राचीन रूपी उन्होंने एक कहना चाहिए बेस बनाया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो जानते हो ना, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम रहती है, देशांतर उत्तर से दक्षिण रहती है। ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं, कैसी है, काल्पनिक रेखाएं, जो हमारे पृथ्वी में इतने सारे देश हैं, इतनी सारी जगह है, उसके बारे में स्थिति का निर्धारण करने के लिए सहायता करती है। ठीक, और ये निष्कर्ष में है कि इन्होंने मतलब जो वराहमिहिर है उन्होंने भूगोल संबंध में, पृथ्वी के आकृति के संबंध में तक सीमित नहीं था उनका ज्ञान, उन्होंने बहुत सारी चीजों पर काम किया, जैसे कि खगोल के बारे में, मौसम विज्ञान के बारे में, जल विज्ञान के बारे में, भूविज्ञान, भूगोल एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने बताया। और ये जो वराहमिहिर है इन्होंने बहुत ही अधिक कहना चाहिए बहुत ही अच्छा इन्होंने क्या दिया है, भूगोल के प्राचीन भूगोल के ज्ञान में इनका योगदान। ठीक, तो ठीक है।